यमनी हौसियों को ताकत कहां से मिल रही है? इजरायली फौज यमन से दागे गए मिसाइल हमले पे परेशान क्यों बैठी है? यमनी हौसियों के पास इस वक्त कितना असलहा और पैसा मौजूद है? उन्हें वो असलहा किन रास्तों से अपने मुल्क के अंदर दस्तयाब होता है? इजराइल हिजबुल्ला और हमास से नजर हटाकर यमनी हौसियों के ऊपर अपनी तवज्जो क्यों मरकूज कर रही है? यमनी हौसी ईरान की हिमायत याफ्ता फोर्सेस होने के साथ साथ खित्ते के अंदर अपनी ताकत को किस हद तक आगे बढ़ाने की तगोदो कर रहे हैं? आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इजरायली फौज ने दावा किया है कि यमन से दागे गए एक मिसाइल हमले को फजाई हुदूद में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया गया और इजराइल ने एक जदीद अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम के जरिए इस हमले को रोका। ये वही एंटी मिसाइल सिस्टम है जिसको कुछ अरसा पहले अमेरिका ने इजराइल को फराहम किया था और अक्टूबर में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसको मंजूर किया था। पेंटागन ने अभी तक इस पर तबसरा नहीं किया। हौसी बागियों के सियासी दफ्तर के रुकन मोहम्मद अल बखेती जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इजराइल पर हमले जारी रखे जाएंगे और उनका कहना था कि हमले उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक फलस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी के जराइम और गजा की पट्टी का मुहासरा खत्म नहीं होता। यमनी दारुलहुकूमत सना पर इजरायली फजाई हमले किए गए और सना पर ईरानी हिमायत याफ्ता यमनी हौसियों का कंट्रोल है और उन्होंने इस हमले पर अमेरिका और बरतानिया पर इल्जाम लगाया। और अल बखैती ने बाकायदा तौर पे कहा कि जब से हौसियों ने 2015 के दौरान सना पर कब्जा किया, यमनी उस वक्त से अमेरिका, बरतानिया और इजराइल के साथ बराह रास्त तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। वो यमनी हुकूमत की हिमायत में सऊदी ज़ेर क़यादत इत्तेहाद की मुदाखलत का हवाला दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जंग यमन के लोगों को मुत्तहिद करती है। सना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर इजरायली बमबारी के एक दिन बाद वहां पर शहरी अहदाफ के ऊपर भी हमला किया गया। बंदरगाहें, हवाई अड्डे यमन में इमदादी सरगर्मियों के लिए अहम शरियाने हैं और यमन में हौसी तहरीक कई महीनों से इजराइल के ऊपर हमले कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यमन में हौसी हैं कितने, उनकी तारीख है क्या और पूरा नेटवर्क चलता कैसे है? यमन में हौसी ग्रुप की कुल तादाद के बारे में कोई वाज़ेह और तस्दीक शुदा एदाद शुमार दस्तयाब नहीं है, क्योंकि हौसी ग्रुप, जो अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, एक मुसल्लह और गैर रियासती ग्रुप है और उसकी तादाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ अंदाज से पेश की जाती है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक हौसी जंगजुओं की तादाद जो है वो तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान हो सकती है, जिनमें कई हजार मुसल्लह जंगजू शामिल हैं और ये ग्रुप यमन के शिमाली इलाकों, खास तौर पे सादा सूबे में सरगर्म है और इसका एक वसी नेटवर्क है जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौजूद है। हौसी ग्रुप जो है ये यमन के दाखिली तनाज़े में अहम किरदार अदा कर रहा है और इसके अराकीन की तादाद वक्त के साथ मुख्तलिफ अवामिल जैसे जंग की शिद्दत और बैनुल अक़वामी इमदाद की बुनियाद पर तब्दील हो जाती है। यमनी हौसियों के जो सरबराह हैं वो अब्दुल मुल्क अल हौसी हैं। अब्दुल मुल्क अल हौसी अंसारुल्लाह हौसी ग्रुप के कायद हैं और इस गिरोह की क़यादत करते हैं। वो गिरोह के अंदर मजहबी, सियासी और अस्करी मामलात में अहम फैसले करते हैं और यमन के शिमाली इलाकों में ग्रुप की हिकमत अमली और जंगी ऑपरेशंस की क़यादत करते हैं। इंतजामी तौर के ऊपर हौसी ग्रुप की क़यादत जो है वो मुख्तलिफ शोबों में तकसीम होती है, जिनमें मरकजी कमेटी होती है, दीगर ओहदेदार शामिल होते हैं और हौसी ग्रुप के पास एक शुराई निज़ाम भी मौजूद है जो इंतजामी अमूर, मालियात और मुख्तलिफ हुकूमती शोबों की निगरानी करता है। हौसियों के ज़ेर इंतजाम इलाकों में मुख्तलिफ हुकूमती और फौजी महकमे कायम हैं जिन्हें ग्रुप के ओहदेदार चलाते हैं। हौसी ग्रुप का अंदरूनी इंतजामी ढांचा बुनियादी तौर पर अब्दुल मुल्क अल हौसी की क़यादत पे काम करता है और उसमें दीगर अहम शख्सियात शामिल हैं जो मुख्तलिफ महकमों और शोबों की निगरानी करते हैं। इसके अलावा हौसियों के ज़ेर इंतजाम यमन के कुछ इलाकों में उनके खुद मुख्तार निज़ाम हुकूमत की मौजूदगी भी अहमियत रखती है, जहाँ वो अदलिया, तालीम, सेहत और दीगर इदारों को चलाने की भी कोशिश करते हैं। हौसी ग्रुप को माली वसाइल मुख्तलिफ ज़राए से मिलते हैं, जिनमें सबसे अहम ईरान की हिमायत है। ईरान हौसी ग्रुप का सबसे बड़ा मुआविन है और उन्हें माली, फौजी और असलहा फराम करता है। ईरान हौसियों को मिसाइल, असलहा और तरबियत भी फराम करता है ताकि वो मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ लड़ सकें और ईरान की हिमायत हौसियों के लिए एक अहम माली जरिया है। इसके अलावा हौसी ग्रुप यमन के शिमाली इलाकों पर काबिज है और वहाँ के कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस और मादनियात से भी फ़ायदा उठाता है। वो उन इलाकों को कंट्रोल करते हैं और अपने माली वसाइल इकट्ठा करते हैं और वहाँ से हासिल होने वाली आमदनी को अपनी जंगी मिशनों और इंतजामी अखराजात के लिए इस्तेमाल करते हैं। हौसी ग्रुप जो है वो टैक्स और चालान भी वसूल करता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ पे वो हुकूमती कंट्रोल बरकरार रखते हैं। ये माली वसाइल का उनका निज़ाम है और ये माली वसाइल उन्हें अपने ऑपरेशंस के लिए दरकार होता है। हौसियों को गैर रियासती ग्रुप्स या तंजीमों से भी माली मदद मिलती है जो यमन के बहरान में उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन इस हवाले से कोई तस्दीक शुदा मालूमात मौजूद नहीं है।
हौसी ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जो थी वो 2021 के बाद शुरू की, जब उन्होंने इसराइल के साथ अरब ममालिक के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात के पस मंजर में अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया और उन्होंने इसराइल के साथ किसी भी ताल्लुक को मुस्तरद किया और उसे अपने दुश्मन के तौर पे देखना शुरू किया। खास तौर पे जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बढ़ाए तो हौसी ग्रुप ने इसराइल के खिलाफ अपनी मुखालिफत का इजहार कर दिया। उन्होंने इसराइल को दुश्मन करार देते हुए उसके खिलाफ अपनी जिद्दोजहद को इस्लामी दुनिया की हिमायत हासिल करने के लिए अहम समझा। हौसी ग्रुप ने मुख्तलिफ मौके पर इसराइल को दुश्मन करार देते हुए अपनी हिकमत अमली में उसे अपने अहम हरीफों के अंदर शुमार किया और उनकी इसराइल के खिलाफ बराह रास्त अस्करी कार्रवाइयां जो थीं वो उन ममालिक से तो ज्यादा नहीं बनी जिन ममालिक के खिलाफ थीं, लेकिन अब इसराइल को बाकायदा तौर पे उनसे खतरा महसूस हो रहा है। हौसी ग्रुप के पास मुख्तलिफ नौइयत का असलहा मौजूद है जिनमें ज्यादातर ईरान से फराहम करदा असलहा शामिल है और हौसियों के असले में छोटे हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, ड्रोन और भारी असलहा है। लेकिन इसराइल को टेंशन तब पड़ी थी जब हौसियों की जानिब से फायर किए जाने वाले मिसाइल के साख्त के बारे में उन्होंने देखा तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल था। तब से उनकी तशवीश बढ़ी। जब उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए तब उनकी तशवीश में और इजाफा हुआ और हौसियों के पास ईरानी साख्ता हथियार जैसे फातेह बैलिस्टिक मिसाइल, जुल्फ़िकार मिसाइल, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कायम और शहाब मिसाइल भी शामिल हैं जो उन्हें ईरान से मिले। इसके अलावा हौसी ग्रुप को ईरान की मदद से कई किस्म के ड्रोन भी मिले जैसे अबाबील और समाद ड्रोन जो दूर तक निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। उन हथियारों के जरिए वो बहुत सारे ममालिक के ऊपर हमले भी करता रहा जिन्हें वो अपना दुश्मन करार देता था और हौसियों का असलहा जो था वो बुनियादी तौर पे ईरान से यमन मुंतकिल किया जाता है और यह असलहा बहरी रास्तों, फ़ज़ाई रास्तों या फिर ज़मीनी रास्तों के जरिए पहुंचता है। ईरान ने खलीज ओमान, बहर अरब और बाबुल मंदब के जरिए असलहे की स्मगलिंग के लिए रास्ते इस्तेमाल किए और इन असलहाजात की फराहमी अमूमन खुफिया तौर पर की जाती है ताकि हौसियों की अस्करी ताकत को बढ़ाया जा सके। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसी ग्रुप ने मुख्तलिफ ममालिक से समुद्री रास्तों के जरिए असलहा हासिल किया और उसके नेटवर्क बनाए जिसके तहत यह असलहा ईरान से बराह रास्त यमन पहुंचाया जाता है। हौसी ग्रुप इन असलहाजात का भरपूर इस्तेमाल करता है और इसका इस्तेमाल जो है वो फौजी तंसीबात, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और दीगर अहम मकामात पे जो मुखालिफ मुल्क हैं उन पे हमला करके भी करता है। उन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन का इस्तेमाल है और कई कामयाब रहे। हौसी ग्रुप ने असलहे का तजुर्बा भी किया और उन मुख्तलिफ किस्म के असलहे की महारत भी हासिल हो चुकी है, खास तौर पर मिसाइल्स और ड्रोन के इस्तेमाल में। उन असलहाजात के जरिए हौसी ग्रुप ने अपनी जंगी सलाहियत को बढ़ाया और अपने मुखालिफिन को चैलेंज किया। अब बहुत सारे लोग या एक्सपर्ट्स ये राय रखते थे कि शाम की मौजूदा सूरत हाल से इन ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीमों को असलहा मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि क्या शाम में तब्दीली जो है वो इनको मुतासर कर सकती है। तो ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो यमनी हौसियों को असला सप्लाई में मुश्किलात तो पैदा कर सकती है। शामी हुकूमत जो ईरान का अहम इत्तेहादी था, हौसियों का असला फराहम करने में अहम किरदार अदा करता था। ईरान ने अपनी हिमायत के तहत हौसियों को मुख्तलिफ किस्म के असलहे फराहम किए, लेकिन अगर शामी हुकूमत अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाती है, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती है, उससे ईरान और हौसियों के दरमियान असलहे की फराहमी में खलल पड़ सकता है। शाम में तब्दीली के बाद अगर शामी हुकूमत आलमी सतह पर ईरान की हिमायत कम कर देती है या खुद को अरब दुनिया से ज़्यादा जोड़ती है, हौसियों को असलहा सप्लाई में फिर भी रुकावट आ सकती है, क्योंकि ईरान के लिए शाम एक अहम जरिया था जिसके जरिए वो अपने इत्तेहादियों को असलहा फराहम करता था। इसके अलावा अगर शाम में तब्दीली के नतीजे में ईरान के लिए अपने इत्तेहादियों को असला फराहम करना मुश्किल हो जाता है तो हौसियों के लिए भी असलहे की फराहमी में मुश्किलात आ सकती हैं, खास तौर पे उस वक्त जब बैनुल अक़वामी बरादरी ने ईरान पर सख्त पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन हौसी ग्रुप के पास ईरान से असलहे की फराहमी के अलावा भी मुख्तलिफ रास्ते, बहरी रास्ते, स्मगलिंग के जो नेटवर्क उन्होंने बनाए हैं वो रूट उनके लिए मौजूद है। तो मुश्किलात तो हैं, लेकिन दीगर जो जराए हैं उससे असलहे की फराहमी के इम्कानात भी मौजूद हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क उन पे नहीं पड़ने वाला। यमनी हौसियों ने गुज़श्ता चंद सालों में मुख्तलिफ जहाज़ों के ऊपर हमले किए, कई बार आलमी बहरी रास्तों और तजारती जहाज़ों का निशाना बनाया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, दीगर खलीज ममालिक के जहाज़ों को मुतअद्दिद बार हमलों का निशाना बनाया गया। आलमी तजारत, बहरी रास्तों को नुकसान पहुंचा। 2018 में उन्होंने एक तजारती जहाज़ पर हमला किया था जिसमें मामूली नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने आलमी बहरी रास्तों की हिफाजत के लिए अपने इक़दामात में उसके बाद इजाफा कर दिया। फिर 2019 में सऊदी आरामको जो है उसकी तनसीबात पे हमले के दौरान हौसियों ने मुख्तलिफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, उससे भी सऊदी अरब को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। आलमी सतह पे तेल की सप्लाई मुतासिर हुई, इक्तिसादी नुकसान हुआ, आलमी मार्केट्स में इसराफ बढ़ा। 2020-21 में भी उन्होंने इन्हीं ममालिक के ऊपर जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ की हैं, यानी UAE या सऊदी अरब, इनके ऊपर हमले किए। 2022 में आलमी तजारती जहाज़ों पर फिर हमले शुरू कर दिए और जब उन पे हमले किए तो फिर परेशानी आई, आलमी बहरी तजारत मुतासिर हुई, हमलों का इक्तिसादी असर
असर पड़ा, खलीज में जहाज़ों के लिए ख़तरात पैदा हुए, आलमी मार्केट्स में इसराब पैदा हो गया। हौसी हमलों के नतीजे में दिफाई निज़ाम को ये ममालिक अपने मजबूत करना शुरू हो गए। आलमी तजारती रास्तों और इक़्तिसादियात पर असरात मुरतब हुए। उन ममालिक को इजाफी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत पेश आई। लेकिन जब इन्होंने इसराइल की तरफ मोड़ा है अपना रुख, तो यमनी हौसी ग्रुप इसराइल के लिए एक मुमकिन खतरा बन चुका है और उसका असर उस वक्त तक महदूद है, खासतौर पर इसराइल के खिलाफ बराह रास्त अस्करी कार्रवाइयों के हवाले से। हौसी ग्रुप का असल मैदान यमन और सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात थे, लेकिन उसके बयानात और सियासी मौक़िफ़ में इसराइल के खिलाफ अब दुश्मनी दिखाई दे रही है। और ये जो दुश्मनी है तो वह ईरान की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और दीगर असलहा हासिल कर चुका है। असलहे की नौइयत और ताकत में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा इसराइल तक हौसियों का पहुंचना अभी तक मुश्किल है, क्योंकि उनके पास इसराइल तक पहुंचने के लिए इतनी दूर तक मार करने वाले मिसाइल या ड्रोन तो नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक किस हद तक उनके पास मौजूद हैं, तो ये इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत कर रहा है, लेकिन जब इतने महाज खोले हो तो किस हद तक दिफाई निज़ाम मजबूत हो सकता है। वक्त देखिए कैसे अपनी करवट लेता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।